अभी पढ़ते हैं रोटेशनल मोशन. ओके, शिवांशी, शिल्पी, आयुषी, राइट. मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है, जैसे लीनियर इनर्शिया को मास से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रोटेशनल इनर्शिया को मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिप्रेजेंट करते हैं. सो दिस इज रोटेशनल इनर्शिया. राइट. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नथिंग, इट रिप्रेजेंट रोटेशनल इनर्शिया फॉर ए पॉइंट मास. For a point mass, I is equal to mr square. एक एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है जिसके अबाउट ऑब्जेक्ट रोटेट करते हैं, उससे r डिस्टेंस पे अगर एक पॉइंट मास है m, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर. राइट. ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव का भी नहीं होता. अलजेब्रिक एडिशन, वेक्टर एडिशन नहीं होता, सिंपल नॉर्मल अलजेब्रिक एडिशन है. लाइक ये एक सिस्टम है, एक m1 मास है, r1 डिस्टेंस पे, एक m2 मास है, r2 डिस्टेंस पे, एक m3 मास है, r3 डिस्टेंस पे. सो देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर. सबका निकाल के ऐड कर दो अलग से. राइट. डिपेंड ऑन फैक्टर्स, कितना मास है और मास डिस्टेंस से कितना दूर है. जितना मास ज़्यादा दूर होगा उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा. एक रेक्टेंगुलर प्लेट है विच इज मेड ऑफ हाफ ऑफ वुड, हाफ ऑफ स्टील. वी चूज द टू डिफरेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन. अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है और एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, दो एक्सिस चूज करते हैं, एक ये 1 और एक ये 2. ठीक है. देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट I1 विल बी ग्रेटर देन I2. व्हाई? इन केस ऑफ फर्स्ट एक्सिस, हैवियर पार्ट विच इज दैट स्टील is away from the axis. In case of second, heavier part is closer to axis. तो जितना मास एक्सिस से ज़्यादा दूर होगा उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा. सो इट इज़ द आइडेंटिकल सेम ऑब्जेक्ट है दोनों ही केसेस में, तो इट ऑल डिपेंड ऑन. ठीक है. तो एक्सिस एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं. करेक्ट.
फॉर डिफरेंट बॉडीज, डिफरेंट एक्सिस, डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडीज, डिफरेंट एक्सिस, उनके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट डिफरेंट होता है, राइट। फर्स्ट रिंग, डिस्क, रिंग हो, डिस्क हो, दिस इज देखने में ऐसा लगता है, राइट। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर टू प्लेन थ्रू सेंटर। विच एक्सिस इज इट? परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड थ्रू सेंटर। तो रिंग के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर, एंड डिस्क के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर बाई 2। होलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। Hollow sphere, solid sphere. This is about diameter, or simply can say axis of sphere. यानी जो एक्सिस है वो स्फीयर के डायमीटर से पास हो रही है। तो होलो स्फीयर के लिए ये होता है 2/3 एम आर स्क्वायर, एंड सॉलिड स्फीयर के लिए होता है 2/5 एम आर स्क्वायर। hollow cylinder, solid cylinder. This is axis of cylinder. A hollow cylinder is a combination of large number of rings, and a solid cylinder is a combination of large number of disc. ठीक है, तो सेम जो रिंग और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वही होता है। होलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया द सेम वन विद द रिंग, एंड फॉर द सॉलिड सिलेंडर द वन एज ऑफ द डिस्क। देन फोर्थ, रेक्टेंगुलर शीट। इट इज एक शीट है जिसकी लेंथ L है, ब्रेड्थ B है, एंड द एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू प्लेन थ्रू सेंटर। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज m L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन 12। थिन रॉड, एक लॉन्ग रॉड है, and the axis is perpendicular to rod through center, and the moment of inertia is ml square by 12. Through center. हो गया। ये है बेसिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो फॉर्मूले आपको याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है। बाकी और एक्सिस के अबाउट हम डिराइव कर सकते हैं, ठीक है।
और दूसरी एक्सिस के अबाउट हम डेराइव कर सकते हैं, उसके लिए कुछ थ्योरम्स है। ओके, पहले सेंटर ऑफ gyration and radius of gyration. ठीक है, सेंटर ऑफ gyration ये क्या है? मान लो एक डिस्क है, इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2। ठीक है, एंड आई कन्वर्ट इट इनटू ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। इसको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके कहां रखें कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहे, राइट? The position where object is converted in point object and placed so that moment of inertia remains same is called the center of gyration. और center of gyration का axis से distance उसको हम बोलते हैं radius of gyration, right? That is called radius of gyration. So center of gyration is a point where if whole mass of body is supposed to be concentrated its moment of inertia remains same. Its distance from axis of rotation, its distance from axis of rotation is called radius of gyration. ठीक है, रेडियस ऑफ गायरेशन को हम k से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एंड अगर रेडियस ऑफ गायरेशन मालूम है, क्योंकि पॉइंट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट वाला फॉर्मूला लगेगा, दैट इज I इज इक्वल टू mk²। ओके, अगर मुझे इसका रेडियस ऑफ गायरेशन कैलकुलेट करना है डिस्क का, तो मैं क्या करूंगा? रेडियस ऑफ गायरेशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया? mk², एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो सेम रहना चाहिए, तो mk² शुड बी इक्वल टू mr²/2। तो रेडियस ऑफ गायरेशन इज हाउ मच? r/√2। दिस वे यू कैन फाइंड आउट द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, राइट? और रेडियस ऑफ गायरेशन भी डिपेंड करता है एक्सिस पे। एक्सिस कहाँ है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पूरा गेम एक्सिस पे डिपेंड करता है। व्हाट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन? सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्सिस मस्ट बी देयर, राइट? हो गया इधर? yes, sir. Now, parallel axis theorem. What parallel axis theorem says, अगर कोई ऑब्जेक्ट के सेंटर से पास होती हुई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है। किस एक्सिस के अबाउट?
सेंटर से पास होती हुई। अगर सेंटर से पास होती हुई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है तो हम उसके पैरेलल किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं, उसके पैरेलल। ठीक है, तो इसके पैरेलल सपोज ये एक्सिस हुई, द कंडीशन इज ये दोनों पैरेलल होनी चाहिए और इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस h है। ठीक है, एंड ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, देन I इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर। किसी सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मालूम है और दूसरी एक्सिस के अबाउट निकालना है, राइट? सो दैट इज आई सी प्लस एम एच स्क्वायर, करेक्ट? एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, if an object in xy plane then iz यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस is sum of moment of inertia about x and y axis. ठीक है, इन दोनों थ्योरम का एक एक एप्लीकेशन मैं दिखा देता हूं। ओके, फर्स्ट, mi of disk about rim and perpendicular to plane. ये डिस्क है, परपेंडिकुलर टू प्लेन तो ऐसे ऐसे होगी एंड थ्रू रिम तो ये होगी, राइट? ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, ये एक्सिस सेंटर के अबाउट है, राइट? एंड ये डिस्टेंस r है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, I इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच की जगह क्या है यहाँ r, एम आर स्क्वायर, और अबाउट सेंटर कितना होता है एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर, सो दिस बिकम 3/2 एम आर स्क्वायर. That's how we can use the parallel axis theorem, right? And perpendicular axis theorem, mi of disk about diameter. अगर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर निकालना है, ये डिस्क कोई एक्स वाई एक्सिस, ठीक है, एक्स एंड वाई बोथ आर डायमीटर, तो आई एक्स is equal to iy is equal to about diameter and iz क्या हुई perpendicular to plane through center और iz होती है mr square by 2. तो perpendicular axis theorem लगाओ, ix plus iy is equal to iz, you get twice diameter, that is mr square by 2. तो अबाउट डायमीटर इट कम्स आउट एज एम आर स्क्वायर बाई 4. सो दैट इज वन एप्लीकेशन फॉर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड वन एप्लीकेशन ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम, राइट? इस सब से आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, कर लोगे? सेकेंड,
The ratio of moment of inertia of a ring about an axis passing through its rim and perpendicular to plane, and that about a diameter, right? Okay. ये हो गया perpendicular to plane and through ring I1 rim, है ना? And ये हो गया about diameter, that is I2. तो आपको निकालना है I1 अपॉन I2, ठीक है? थ्रू रिम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे, कितना mr स्क्वायर, तो रिंग का होता ही है अबाउट दिस एक्सिस, और पैरेलल एक्सिस लगाया तो mr स्क्वायर, और ठीक है? और इसमें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाओगे, तो जैसे डिस्क का किया तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू mr स्क्वायर, तो कितना हो गया ix प्लस iy इज इक्वल टू iz, और ix भी डायमीटर, iy भी डायमीटर, तो 2i अबाउट डायमीटर इज mr स्क्वायर, तो कितना हो गया mr स्क्वायर बाई 2, सो दिस बिकम mr स्क्वायर बाई 2, तो 4:1 हो गया। समझ में आया? थर्ड, moment of inertia of two spheres of equal masses about their diameter are same, right? Ratio of diameter of solid sphere to that of hollow sphere is, diameter of solid sphere to hollow sphere हो गया नहीं है, right? Moment of inertia of solid sphere equals moment of inertia of hollow sphere. Masses are same, ठीक है? तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 m, रेडियस ऑफ सॉलिड स्क्वायर, और होलो का 2/3 m, रेडियस ऑफ होलो स्फीयर स्क्वायर, मास सेम, 2 सेम, तो रेडियस ऑफ सॉलिड अपॉन रेडियस ऑफ होलो स्क्वायर इज इक्वल टू 5/3, तो कितना हो जाएगा √5/√3, ओके, ठीक है? फोर्थ, two discs have the same mass and thickness, their materials are of density d1 and d2, the ratio of their moment of inertia about axis. तो इसको मास ऑफ 1 इज इक्वल टू मास ऑफ 2, डिस्क तो सिलेंडर जैसी होती है ना, स्फीयर थोड़ी होता है, तो d1 डिस्क का एरिया पाई r1 स्क्वायर इंटू थिकनेस इज इक्वल टू t1 d इंटू पाई r स्क्वायर इंटू थिकनेस t2, तो पाई कैंसिल, थिकनेस सेम, तो r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर इज इक्वल टू d2 अपॉन d1, राइट? एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर अपॉन 2 m2 r2 स्क्वायर अपॉन 2, मास इक्वल, ये इक्वल, देन r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर इज व्हाट, ये बच गया r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर, सो I1 बाई I2 इज इक्वल टू d2 बाई d1, राइट? नेक्स्ट कौन सा था? 10. A solid cylinder of mass m, its moment of inertia about line of contact. तो ये ऐसे रोल कर रहे, इसके अबाउट निकालना है, लाइन ऑफ कांटेक्ट ये हुई, तो इसके अबाउट निकालना है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे इसमें। अबाउट सेंटर कितना, mr स्क्वायर बाई 2, सॉलिड सिलेंडर है, और h कितना है, r, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाई 2 प्लस mr स्क्वायर, दैट इज 3/2 mr स्क्वायर, राइट? Then
नेक्स्ट 23. देखो ये एक्सिस और ये एक्सिस परपेंडिकुलर और दोनों ही डायगोनल, दोनों एक्सिस परपेंडिकुलर और दोनों ही डायगोनल, तो I1 इज इक्वल टू I2. सिमिलरली थर्ड एंड फोर्थ आर ऑल्सो परपेंडिकुलर एंड दोनों आइडेंटिकल, तो I3 इज इक्वल टू I4. राइट. मान लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, कौन सी एक्सिस? जेड एक्सिस. ये मान लो एक्स वाई प्लेन में है, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस हो गया. तो अबाउट जेड इज आई और ये 1 और 2 इक्वल, तो I1 I2 किसके बराबर हो गया? I/2 के. ठीक है. और I3 I4 भी किसके बराबर हो गया? I/2 के. तो सब इक्वल हो गए. कोई भी दो जोड़ो तो I आ जाएगा. तो इन दोनों का ऐड किया तो भी I, इन दोनों का ऐड किया तो भी I, इनको ऐड किया तो भी I. तो आंसर इज ऑल अबव. राइट. नेक्स्ट 32. 32. Two loops P and Q are made of a uniform wire. The radius of P and Q are R1 and R2 and their moment of inertia are I1 and I2. I2 by I1 is given as 4. ठीक है. देखो एक वायर है, इससे काट काट के रिंग बनाए, तो वायर का कुछ मास होगा, मास पर यूनिट लेंथ मान लो, मान लो x. तो जो फर्स्ट रिंग है उसमें इतनी लेंथ लगी और ये किसके बराबर हुई? 2πr1. तो फर्स्ट रिंग का मास कितना हो गया? x इंटू 2πr1 और सेकेंड रिंग का मास x इंटू 2πr2. जब रिंग बनाएंगे तो लेंथ ऑफ वायर लगेगी ना, और मास पर यूनिट लेंथ तो फिक्स है. ठीक है. नाउ I2 बाई I1 इज इक्वल टू M1 M2 R2 स्क्वायर अपॉन M1 R1 स्क्वायर. नाउ M1 बाई M2 अगर करेंगे तो x तो कैंसिल हो गया, 2π कैंसिल हो गया, तो M2 बाई M1 इज R2 बाई R1. तो I2 बाई I1 इज इक्वल टू R2 बाई R1 तो हो गया M2 बाई M1 और ये स्क्वायर अलग से था, एंड देन दिस इज गिवन एज 4 और ये हो गया R2 अपॉन R1 का क्यूब. तो R2 बाई R1 इज हाउ मच? 4 to the power 1/3. Clear? इसको हम बोलते हैं एनालॉजी. ओके. एनालॉजी ऑफ ट्रांसलेटरी एंड रोटेशनल मोशन. जैसे जैसे ट्रांसलेटरी मोशन में होता है ठीक वैसे वैसे रोटेशनल मोशन में होता है, अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो. ठीक है. और अगर उसको देखना समझना है तो फिर तो देखते समझते ही रहोगे बस. ठीक है. करना क्या है? क्वेश्चन सॉल्व करने के, देखना समझना है. M का इक्विवेलेंट I. M फॉर मास, I फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है. फोर्स, फोर्स का इक्विवेलेंस टॉर्क.
राइट। जो काम फोर्स का ट्रांसलेटरी मोशन में, वही काम टॉर्क का रोटेशनल मोशन में, क्या एक्सेलरेशन देना। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ds लिखो तो d थीटा। ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट u v ओमेगा नॉट ओमेगा a अल्फा p l p फॉर डाइपोल मोमेंट, मोमेंटम। ठीक है। एल फॉर एंगुलर मोमेंटम। P इज इक्वल टू एम वी। अब रिलेट करो, आई ओमेगा। कितना आसान है। ठीक है। P इज इक्वल टू एम वी तो L इज इक्वल टू ओमेगा, आई ओमेगा। F इज इक्वल टू एम वी तो आई इज इक्वल टू आई अल्फा। K इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर तो काइनेटिक एनर्जी कितना, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एक्स तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टॉ डी थीटा, है ना। पावर P इज इक्वल टू एफ वी तो यहाँ पे ठीक है। यू थिंक ऑफ ए रिलेशन इन ट्रांसलेटरी मोशन, उसका इक्विवेलेंट अवेलेबल इन रोटेशनल मोशन, राइट। V is equal to u plus at, S is equal to ut plus half at square, V square is equal to u square plus 2as, Sn is equal to u plus a by 2 2n minus 1। इसकी इक्विवेलेंट इक्वेशंस सब कुछ सेम सेम है। समझ में आया, राइट। आगे से सोचना उधर, करना इधर। सोचना ट्रांसलेटरी मोशन में, करना रोटेशनल मोशन में। ओके, हो जाएगा। चलो पढ़ते हैं। छाप ले जल्दी। टॉर्क, टॉर्क इज टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। Turning effect of force is called torque. टॉर्क होता है R
क्रॉस एफ एंड कैन बी रिटन एज एफ आर साइन थीटा, राइट। अब ये एफ क्या है, आर क्या है, साइन थीटा क्या है। मान लो ये फोर्स है, दिस इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन या पॉइंट ऑफ रोटेशन है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का एक्सिस या पॉइंट ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस, ठीक है। ये एंगल थीटा, पोजीशन वेक्टर और फोर्स वेक्टर के बीच का एंगल थीटा। इस फोर्स को आगे एक्सटेंड करो, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डालो, ये अगर आर तो ये आर साइन थीटा, ये थीटा, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। किसका? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ फोर्स फ्रॉम पॉइंट ऑफ रोटेशन। सो वी कैन राइट एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डायरेक्शन ऑफ टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है along axis of rotation along axis of rotation means अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसे रोटेट कर रहे हैं, ये एक्सिस है, तो दिस इज व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। इफ इट इज रोटेटिंग लाइक दिस एंड एक्सेलरेटेड, रिटार्ड होगा तो ऑब्वियसली अपोजिट हो जाएगी, रिटार्ड होगा तो अपोजिट हो जाएगी। ओके, क्लियर? ओके, ये फोर्स को मोमेंटम से रिप्लेस करो, टो को एल से रिप्लेस करो, सब कुछ सेम, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम एल इज मोमेंट ऑफ मोमेंटम, इज मोमेंट ऑफ मोमेंटम। बेसिकली ये जितने भी रोटेशनल वाले हैं ना, उसमें सबके आगे मोमेंट ऑफ लगा देते हैं। जैसे इनर्शिया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क तो मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंटम तो एंगुलर मोमेंटम तो मोमेंट ऑफ मोमेंटम, राइट। एंड एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, एंड एल इज इक्वल टू पी आर साइन थीटा। मोमेंटम होता है एम वी आर साइन थीटा, right? And we can also write L is equal to P into perpendicular distance. Direction along axis, same, ठीक है। अब टॉर्क हो या एंगुलर मोमेंटम हो, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन दो ही होती है, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, उसके अलावा तो कोई होगी नहीं। या तो क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी, कोई एक डायरेक्शन पॉजिटिव ले लो तो दूसरी डायरेक्शन नेगेटिव। तो इसलिए कोई वेक्टर कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि दो ही साइन है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो कोई जो एक को पॉजिटिव ले लो दूसरा नेगेटिव होगा। यूजुअली हम जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में होता है, ठीक है, वो पॉजिटिव लेते हैं, और जो अपोजिट टू एक्सेलरेशन वो नेगेटिव। समझ में आ गया? राइट। ये है फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, दिस इज फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट।
For bodies, L is equal to I omega. Relation between torque and angular momentum क्या होता है? Torque is equal to dl by dt. The rate of change of angular momentum is called torque. बिल्कुल वैसे ही जैसे rate of change of linear momentum is called force. तो rate of change of angular momentum is torque. The most probable question in any exam is conservation of angular momentum. Conservation of angular momentum. सारे टीचर जानते हैं बच्चों से ये नहीं होता. Conservation of angular momentum. If tau is equal to 0, यानी कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, ठीक है. tau is equal to 0 मीन्स एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है. देन L is equal to कांस्टेंट. एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है. हाँ, ये सब बहुत खतरनाक क्वेश्चन होते हैं. तू पढ़ रही लिख रही? तू पढ़ रही है कि लिख रही है? कल घर वाले पूछ रहे थे पढ़ाई बुढ़ी करती है ये. मेरे से पूछ रहे थे कल. हाँ, और क्या बहुत देर बात हुई. अब तू वर्ड लगाएगी घर जाके? अब तू घर जाके वर्ड लगाएगी? पूछ रहे थे पढ़ती है कि नहीं पढ़ती है. मेरा तो स्ट्रेट आंसर होता है पढ़ती तो है. ठीक है, मैं कभी नहीं कहता ये पढ़ता नहीं, वो नहीं पढ़ता. पढ़ती तो है. ठीक है. फिर बोले नंबर तो बहुत कम आते हैं इसके आकाश में, तो मैंने जस्टिफाई कर दिया. आकाश में तो पूरे सिलेबस का टेस्ट होता है, हमारा तो सिलेबस ही नहीं हुआ अभी. अब सोच देखो, कल मेरे पास आर्यन का फ़ोन है. 1 मिनट, ये हो गया. ठीक है, काम दे दूँ. जिनको स्टोरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है वो काम करेंगे. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 24. अभी करते हैं. इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इसका कितना? m इंटू 2v इंटू 2a. ठीक है, प्लस इसका, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज. तो इसका कितना? 2mva. तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज 6mva. इतना समझ में आ गया? नाउ अब ये पूरा, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ मिलके क्या हो गया? कंबाइंड, एक कंबाइंड ऑब्जेक्ट. तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का कितना? रॉड ml²/12. रॉड का मास कितना? 8m. रॉड की लेंथ 6a स्क्वायर अपॉन 12 प्लस इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ये पॉइंट ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे है सेंटर से? 2a डिस्टेंस पे. तो m इंटू 2a² प्लस इस पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास इंटू a².
ठीक है, ये 8 6 6 2 4 24 ma स्क्वायर 24 ma स्क्वायर प्लस 4 ma स्क्वायर 28 ma स्क्वायर एंड प्लस 2 30 ma square. That is moment of inertia. Now initial angular momentum should be equal to final angular momentum. So final angular momentum should be equal to initial angular momentum. Final angular momentum कितना हो गया? I omega. I omega is equal to 6 mva. I कितना? 30 m a स्क्वायर इज इक्वल टू 6 mva. एक a m m 6 5 पूछा क्या? ओमेगा लिखा नहीं था इंटू ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू v बाई 5a. समझ गए? चलो क्विकली देखो. राइट, फर्स्ट, when a mass is rotating in a plane about its fixed point, its angular momentum is directed along a line perpendicular to plane of rotation, that is axis of rotation. Right, then fifth, a merry-go-round is at rest, pivoted about a frictionless axis. A child of mass m runs along a path tangential to the rim with speed v and jumps onto the merry-go-round. ठीक है, I is moment of inertia, angular velocity of merry-go-round and child. Right, it is like this. ठीक है, ये ऐसे merry-go-round है, ये बच्चा ऐसे भागते हुए आ रहा है, बच्चे का मास m, वेलोसिटी v, ये डिस्टेंस r. तो एंगुलर मोमेंटम किसके पास है? सिर्फ बच्चे के पास है. तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम दैट इज mvr. अब ये बच्चा यहाँ पे पहुँच गया है ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया I तो मैरी गो राउंड का है, और बच्चे को पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लो, तो दैट इज mr स्क्वायर. नाउ इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम कितना? I ओमेगा, और इनिशियली कितना था? mvr. तो ओमेगा कितना हो गया? mvr अपॉन I प्लस mr स्क्वायर. राइट, इनिशियली नहीं है. ठीक है ना, a merry-go-round is at rest. ठीक है, तो इनिशियली उसके पास एंगुलर मोमेंटम नहीं है. राइट, हो गया. 6, a thin circular ring of mass m is rotating about its axis with a constant angular velocity omega. It is like this. ये एक रिंग है, it's rotating with angular velocity omega. ठीक है, तो what is angular momentum? Initial momentum, angular momentum I ओमेगा. I कितना? mr स्क्वायर और ओमेगा. Now इसमें क्या किया? दो मासेस प्लेस किए ऐसे, पॉइंट ऑब्जेक्ट m m. ठीक है, तो अब इसमें ये दो मासेस ऐड हो गए, तो इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ऐड हो जाएगा. पहले ये रिंग का मास कैपिटल M था, है ना. अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हुआ? mr स्क्वायर तो रिंग का प्लस 2mr स्क्वायर पॉइंट मासेस का. एक पॉइंट मास का mr स्क्वायर, दूसरे पॉइंट मास का mr स्क्वायर, तो टोटल कितना हो गया? 2mr स्क्वायर.
राइट, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। फाइनल एंगुलर मोमेंटम कितना है? एम आर स्क्वायर प्लस 2m आर स्क्वायर इंटू ओमेगा डैश। ये आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ओमेगा डैश इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन m प्लस 2m। सो दैट इज व्हाट इज द एंगुलर मोमेंट, राइट? ओके, इसके बाद कौन सा था? ओके, seventh, a thin uniform disk of mass m and radius r is rotating in a horizontal plane about an axis through its center with speed omega। तो ये एक डिस्क रोटेट कर रही है विद स्पीड ओमेगा। तो एंगुलर मोमेंटम कितना हो गया? पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना? एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा। अब इसमें बाद में क्या किया, इसके ऊपर एक और डिस्क प्लेस कर दी जिसका साइज सेम है बट मास कितना है? m/4। इसका मास m/4 है। तो अब ये ऐसी एक डिस्क हो गई जिसका मास m प्लस m/4 हो गया, एक के ऊपर दूसरी आ गई, तो इट बिकम ए न्यू डिस्क, या दोनों दो मान लो। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना हुआ? m आर स्क्वायर बाई 2 ओमेगा। बाद में कितना हुआ? m प्लस m/4 m प्लस m/4 आर स्क्वायर बाई 2 ओमेगा डैश। आर स्क्वायर बाई 2 m कैंसिल हो गया, तो ओमेगा डैश इज 4/5 ओमेगा। ठीक है, राइट? समझ में आया? नेक्स्ट, a rod of length hinged at the bottom is held vertically and then allowed to fall. The linear velocity of it stops when it hits the floor. ये एक रॉड है, ये ऐसे रोटेट करेगी, तो इसके टिप की लीनियर वेलोसिटी कब? जब ये हिट करेगी, राइट? तो द पोटेंशियल एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी एज आई टोल्ड इन वर्क एनर्जी पावर क्या होता है? जब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो सेंटर ऑफ मास ले लिया, तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई mg/L/2, दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब इसमें आपको I चाहिए और ओमेगा चाहिए। ये लेंथ L, तो ओमेगा इज इक्वल टू V/L, राइट? V इज इक्वल टू R ओमेगा से, ओके। एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो, अबाउट द सेंटर एक्सिस होता है, ये IC है और हमें इस एक्सिस के अबाउट चाहिए, तो इट इज समथिंग लाइक दैट। ये देखो, ये रॉड है, इस एक्सिस के अबाउट आपको मालूम है और इस एक्सिस के अबाउट हमें चाहिए, ये IC और ये I, ठीक है। ये कितना हुआ डिस्टेंस? L/2, तो I इज इक्वल टू mL/2/12 तो होता है अबाउट सेंटर, प्लस m पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे तो L/2 स्क्वायर, तो ये आता है mL/3। और ये याद कर लो, रॉड का अबाउट एंड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? mL/3। तो ये यहाँ पे प्लेस कर दो, mgL/2 इज इक्वल टू हाफ mL/3 ओमेगा इज V²/L², L² m 2 2, तो V इज इक्वल टू √3GL। करेक्ट हो गया? नेक्स्ट कौन सा है?
13. If a gymnast is standing on rotating stool tall with arms outstretched, ऐसे है ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है. ऐसे किया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया. कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, आई इंटू ओमेगा कॉन्स्टेंट, आई इंटू ओमेगा कॉन्स्टेंट, आई कम हो गया तो ओमेगा बढ़ जाएगा, तो स्पीड बढ़ जाएगी. इज एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज. नेक्स्ट. A thin hoop of diameter 0.5 meter and mass 2 kg rolled down an inclined plane from rest. Its linear speed on reaching its rotational kinetic energy at that instance is. Rotational kinetic energy is equal to कितनी होती है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. ओके, आई कितना? एम आर स्क्वायर, ऊपर रिंग है. ओमेगा इज वी बाई आर, तो वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो मास भी दे रखा है, वी भी दे रखा है. हाफ मास कितना? 0.2 इंटू वी कितना? 2 स्क्वायर, तो दैट इज 4 जूल. लीनियर काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, वो कर सकते हैं लेकिन इसी केस में होएगा, बाकी किसी केस में नहीं होएगा, तो नहीं कर सकते थे. इसलिए मैं बोल रहा हूँ रिंग के केस में, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होता है तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम स्क्वायर हो जाता है. बट डिस्क के केस में नहीं होता. डिस्क के केस में होता है एम आर स्क्वायर बाई 2, तो 1/4 एम बी स्क्वायर हो जाता है. तो इसलिए यूनिवर्सल रिलेशन से चलो. ना, ये अबाउट द एक्सिस, रिंग रोटेट करेगा तो अबाउट द एक्सिस ही रोटेट करेगा. ठीक है. ओके, नेक्स्ट 20. हाँ, बेसिकली अगर ऐसे मूव कर रहे हैं तो कभी भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं होता, तो सेंटर ही होता है. ठीक है. ये तो तब होता है लाइक जैसे सपोज ये रिंग है, यहाँ मैंने कील लगा दी और ये ऐसे रोटेट कर रहे हैं. ठीक है. लाइक जैसे पेंटिंग नहीं टांग देते थे, सर्कुलर पेंटिंग हो, उसको कॉर्नर से कील से टांग दिया, या वॉच ले लो, सर्कुलर वॉच है उसको टांग दिया, उसको जब हिलाएंगे तो वो अबाउट एन एंड रोटेट करेगा. नेक्स्ट कौन सा? 20. A wheel of mass 40 kg and radius of gyration 0.5 come to rest from a speed 1800 in 30 seconds. Assuming that the retardation is uniform, the value of retarding torque. पहले retardation निकाल लो, अल्फा कितना है ना? अल्फा, अल्फा is what? Omega is equal to omega naught plus alpha t. Right? Finally it has come to rest, तो final speed 0. Omega naught 2 pi into frequency, omega is 2 pi into frequency. Frequency of rotation कितना है? 1800 पर मिनट. 1800 पर मिनट तो पर सेकेंड निकालोगे तो 1800 by 60, so that is 30. So into 30 plus alpha into time is 30. So alpha is equal to minus 2 pi. The minus sign says retardation. Okay. ये तो हो गया अल्फा. अब हमें चाहिए टॉर्क. टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा. आई कितना? मोमेंट ऑफ इनर्शिया. क्योंकि रेडियस ऑफ गायरेशन दे रखा है तो इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन होता है मास इनटू स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन. ठीक है. सो दिस विल बी 10 and torque is I alpha, so 10 into 2 pi, that is 20 pi. Right? In 21, if radius of earth suddenly contract to 1 by n of its present value, जो अर्थ है वो कॉन्ट्रैक्ट कर गई. ओके. तो ये हमारा अर्थ
ये ऐसे रोटेट कर रहा था ओमेगा स्पीड से, तो I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr स्क्वायर ओमेगा 2 पाई बाई टी, टाइम पीरियड कितना 24 आवर्स इज इक्वल टू, बाद में कितना हो गया 2/5 m और रेडियस हो गया r/n स्क्वायर इंटू 2 पाई बाई नया टाइम पीरियड। ठीक है, तो कितना आ गया नया टाइम पीरियड 24/n स्क्वायर, 24/n स्क्वायर, राइट। Combined rotational and translational motion. रोटेशनल मोशन में जब कोई ऑब्जेक्ट रोटेट करता है विथ सम स्पीड ओमेगा, देन ऑल पार्टिकल्स रोटेट विद द सेम एंगुलर स्पीड। जितने भी पार्टिकल्स हैं सब सेम एंगुलर स्पीड से रोटेट करते हैं। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है वो होती है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, आर पोजीशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस, नहीं। तो अगर सरफेस पे कोई पॉइंट है और रेडियस बॉडी का आर है, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी आर ओमेगा। एंड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ दिस पॉइंट इज आर एल्फा, where alpha is what? Angular acceleration. Omega is what? Angular velocity. Okay. सपोज करो ये एक सिलेंडर या एक डिस्क है, देन इससे एक मास बंधा हुआ है थ्रू स्ट्रिंग, यानी ये स्ट्रिंग ऐसे सिलेंडर पे रैप हो रखी है, राइट, और ये मास हुआ। देन व्हाट विल हैपन, जैसे ही हम इस मास को छोड़ेंगे तो ये नीचे जाएगा ए एक्सेलरेशन से और ये रिवॉल्व करेगा विद द अल्फा एक्सेलरेशन, राइट। इफ द रेडियस ऑफ दिस इज आर, तो देयर इज अ डेफिनेट रिलेशन बिटवीन ए एंड अल्फा, दैट इज व्हाट ए इज इक्वल टू आर अल्फा, नहीं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये वेट हो गया mg, ये टेंशन हो गई T, यहाँ पे टेंशन हो गई T। सो देन ट्रांसलेटरी मोशन के लिए तो ये हो गया, दैट इज mg माइनस T इज इक्वल टू ma। और रोटेशनल मोशन के लिए ये हो गया, अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है तो T इज इक्वल टू I अल्फा, राइट, T इज इक्वल टू I अल्फा। देन अल्फा इज इक्वल टू व्हाट a बाई आर। मान लो ये डिस्क है, डिस्क है तो कितना हो जाएगा, पहले तो इसको सॉल्व कर दो, mg इज इक्वल टू ma प्लस I अल्फा, राइट। अगर ये एक डिस्क है तो I कितना हो गया mr स्क्वायर बाई 2 और अल्फा हो गया a बाई आर, राइट। ओके, नहीं कुछ गड़बड़ किया, टेंशन नहीं होगी ये, एक मिनट, सॉरी। इतना ठीक है, mg माइनस टी इज इक्वल टू ma। तो इतनी लेट लेट आते हैं ना, right? Now for the rotation tau is equal to I alpha, torque is equal to I alpha, ठीक है। और टॉर्क किसकी वजह से होगा, टेंशन की वजह से, तो T इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा।
अगर हम इसको डिस्क एज्यूम कर दें, ठीक है, तो ये हो गया mr²/2 एंड अल्फा इज a/r, तो ये r कैंसिल हो गया, तो t इज इक्वल टू कितना हो गया ma/2। इन दोनों को सॉल्व करके आ जाएगा। हेलो, mg minus ma/2 is equal to ma, right? तो a is equal a into m plus m/2 is equal to mg, and then a is equal to mg upon 2mg upon 2m plus m. This is a special case when we have considered that this was a disk. If it would have been ring तो अलग हो जाएगा, वो आपको कंडीशन टू कंडीशन यहाँ पे आई की वैल्यू चेंज करके उससे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज व्हाट कंबाइंड ट्रांसलेटरी एंड रोटेशनल मोशन, ठीक है, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर, राइट। हो गया? हो गया? Right. Now, rolling motion. What is rolling motion? अगर ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहे हैं तो हर एक पार्टिकल एक सर्कल में मूव करते हैं, ठीक है, एंड एंगुलर वेलोसिटी हर एक पार्टिकल की ओमेगा होती है। अगर ऑब्जेक्ट ट्रांसलेटरी मोशन में है तो हर एक पार्टिकल ट्रांसलेटरी मोशन में आगे जाएगा, राइट। और अगर हम इन दोनों मोशन को कंबाइन कर दें, दोनों मोशन को कंबाइन कर दिया तो पार्टिकल आगे भी जाएगा और एक्सेस पे रिवॉल्व भी करेगा। So it will have two velocities simultaneously, one due to rotational motion and one due to translatory motion. And the net velocity of the particle will be sum of the two. And vector sum होगा क्योंकि vector quantity है, ER plus VT. ठीक है। Now this motion is called rolling motion. इसको हम बोलते हैं rolling motion, the combined translatory and rotational motion, जिसमें translatory motion and rotational motion superposed है। अगर हम टॉप पॉइंट पे देखें तो टॉप पॉइंट पे दोनों वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में हो जाती है, एंड बॉटम पॉइंट पे रोटेशन वाली वेलोसिटी बैकवर्ड और ट्रांसलेशन वाली वेलोसिटी फॉरवर्ड, राइट। यहाँ पे पार्टिकल को ऑब्जर्व करो, ये रोटेट करेगा तो ऐसे पीछे जाएगा और फॉरवर्ड मोशन में ऐसे आगे जाएगा, राइट। तो इस पॉइंट पे दोनों वेलोसिटी ऐड हो गई और इस पॉइंट पे दोनों वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट हो गई। इफ वेलोसिटी ऑफ रोटेशनल मोशन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन, देन वेलोसिटी एट पॉइंट ए इज 0। अगर ये दोनों वेलोसिटीज इक्वल हो गई तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, दोनों वेलोसिटीज इक्वल हो गई तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी। नाउ ट्रांसलेटरी मोशन वाली तो वेलोसिटी मालूम है और रोटेशनल वाली कितनी हो जाएगी, r ओमेगा। सो दिस इज कंडीशन। ये क्या है, कंडीशन
for rolling without sliding. Condition of rolling without sliding. ओके इसको हम प्योर रोलिंग भी बोलते हैं. रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्योर रोलिंग. ठीक है. नाउ एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन. क्योंकि दो डिफरेंट वेलोसिटीज है एक टाइम पे, तो एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन इज रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल, यानी दोनों एनर्जीज कंबाइंड हो जाएंगी. हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, वेयर वी इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. Okay. In pure rolling, no energy loss in friction. ठीक है. फ्रिक्शन में कोई एनर्जी लॉस नहीं होता अगर प्योर रोलिंग है. क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन किसी भी डायरेक्शन में हो, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, इट विल हेल्प ट्रांसलेटरी मोशन एंड अपोज रोटेशनल मोशन, और इट विल अपोज ट्रांसलेटरी मोशन और हेल्प रोटेशनल मोशन. राइट. लाइक सपोज अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है रोल करते हुए, ऐसे रोल करते हुए जा रहा है, एंड से फ्रिक्शन इधर है, तो ये ट्रांसलेटरी मोशन को अपोज कर रहा है, लेकिन ये रोटेशन के लिए टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है, तो रोटेशनल मोशन को सपोर्ट करता है. तो ट्रांसलेटरी मोशन के लिए वर्क नेगेटिव हो गया और रोटेशनल मोशन के लिए वर्क पॉजिटिव हो गया, तो दोनों कंबाइंड होके क्या हो गया, टोटल वर्क 0 हो जाता है. तो इसलिए वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन प्योर रोलिंग इज ऑलवेज 0. ओके. Now, rolling on an inclined plane. Rolling on an inclined plane. किसी inclined plane पे ऑब्जेक्ट रोल डाउन कर रहा हो, ये एंगल थीटा, तो वेट का एक कंपोनेंट mg sin थीटा इसको नीचे डाउनवर्ड मूव कराएगा और फ्रिक्शन इसको अपोज करेगा. देन एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन ए हो गया. सो बाय सम ऑफ फोर्स mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू ma. ठीक है. और फॉर रोटेशनल मोशन ये फ्रिक्शन की वजह से टॉर्क होगा, तो F इंटू आर इज इक्वल टू आई एल्फा. टॉर्क इज इक्वल टू आई एल्फा, तो F इंटू आर इज इक्वल टू आई ए बाई आर स्क्वायर, आई ए बाई आर. तो F इज इक्वल टू आई ए बाई आर स्क्वायर. ठीक है. ये वैल्यू यहाँ डाल दो, तो mg sin थीटा माइनस आई ए बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू ma. तो a इज इक्वल टू g sin थीटा अपॉन 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर. वन प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर. राइट. तो ये डिपेंड करता है आई बाई एम आर स्क्वायर पे. ठीक है. और आई बाई एम आर स्क्वायर क्या है, हर एक बॉडी के लिए कांस्टेंट है. लाइक फॉर द स्फीयर आई इज इक्वल टू कितना, 2/5 एम आर स्क्वायर. तो आई बाई एम आर स्क्वायर कितना हुआ,
2/5, आई बाई एम आर स्क्वायर कितना हो गया 2/5। तो स्फीयर के लिए एक्सेलरेशन अलग हो जाएगा, डिस्क के लिए आई बाई एम आर स्क्वायर कितना हो गया 1/2, रिंग के लिए 1। तो ये किस पे डिपेंड कर रहे हैं? ना तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिपेंड कर रहे हैं, ना ही मास पे डिपेंड कर रहे हैं। ये दो ही फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, एक एंगल कितना है और एक बॉडी का टाइप क्या है, यानी बॉडी का शेप क्या है। इन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। Eighth, a spherical ball roll on a table without slipping, then the fraction of its total energy associated with rotation is, यानी energy of rotation upon energy of total energy, that is rotation energy, rotational energy upon total energy, right? रोटेशनल एनर्जी हो गई हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, टोटल एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, राइट? इसको कन्वर्ट करो, इट वाज ए स्फीयर, तो दैट विल बी हाफ। स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 एम आर स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इज वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर अपॉन, ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है, नीचे हाफ आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, हाफ इंटू 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर का वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। ना ये 2 कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल, तो कितना हो गया? ऊपर 1/5 एम वी स्क्वायर, नीचे 1/5 एम वी स्क्वायर प्लस 1/2 एम वी स्क्वायर। ओके, इसमें एम वी स्क्वायर तो सारे कैंसिल हो गए, तो ये हो गया 1/5 अपॉन 1/5 प्लस 1/2। सो दिस इज व्हाट 10/5 इंटू 7, तो 5 2 जा, दैट इज 2/7, राइट? और इसको शॉर्ट में कर सकते हैं, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना 2/5 एम आर स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, इसमें 2 पार्ट रोटेशन होता है और 5 पार्ट ट्रांसलेशनल होता है। 2 पार्ट रोटेशनल एनर्जी, 5 पार्ट ट्रांसलेशनल एनर्जी, टोटल कितनी हो गई 7। तो रोटेशनल कितनी है 2 आउट ऑफ 7 और ट्रांसलेशनल कितनी है 5 आउट ऑफ 7, राइट? हर एक केस में होता है। रोलिंग मोशन में ट्रांसलेशनल, रोटेशनल अपॉन ट्रांसलेशनल, ठीक है? रोटेशनल एनर्जी या तो ट्रांसलेशनल एनर्जी से कम होती है या उसके इक्वल होती है, ओके? नेक्स्ट कौन सा? 11th, a solid cylinder rolls, slides down an inclined plane. The ratio of acceleration in 2 cases. जब वो रोल करेगा, स्लाइड करेगा, तो एक्सेलरेशन होता है g साइन थीटा, क्योंकि एक ही फोर्स लग रही है mg साइन थीटा, तो एक्सेलरेशन हो गया g साइन थीटा। और रोल करेगा तो वो फॉर्मूला होता है g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस, एंड ये सिलेंडर है तो I बाई एम आर स्क्वायर इज हाफ, तो दिस इज 2/3 g साइन थीटा। तो रेशियो कितना हो गया? रोलिंग टू स्लाइडिंग, दैट इज 2/3, तो 2:3, ओके? नेक्स्ट कौन सा? 14, a hollow sphere and a solid sphere having the same mass are released from rest from the top. Which of the two will reach bottom first? जिसका एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा होगा वो नीचे जल्दी पहुंचेगा, और एक्सेलरेशन इन ऑल द केसेस क्या होता है? g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर। तो जिसका ये कंपोनेंट कम होगा उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, तो किसका कम होगा? सॉलिड स्फीयर का, ठीक है? तो सॉलिड स्फीयर के लिए ये पार्ट कम होगा, तो सॉलिड स्फीयर का एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, तो सॉलिड स्फीयर जल्दी पहुंचेगा, ठीक है?
कभी कभी तो बोल दिया करो। नेक्स्ट 15. A solid cylinder of mass m and radius r roll down an inclined plane from height h without slipping. The speed of center of mass when it reaches the bottom. ठीक है, h height से solid cylinder. ठीक है, mg potential energy will convert into kinetic energy. काइनेटिक एनर्जी में दो स्पीड एनर्जी होगी, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल. तो एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ, सॉलिड सिलेंडर है तो एम आर स्क्वायर बाई 2, ओमेगा स्क्वायर इज वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर. तो ये हो गया 3/4 एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच. एम एम कैंसिल हो गया तो v इज इक्वल टू √4 GH/3. राइट, हो गए थे. नेक्स्ट 16. A solid cylinder roll down is without slipping its linear acceleration. ये तो सीधे फॉर्मूले से हो जाएगा. A is equal to G sin 30. sin 30 हाफ 1 प्लस स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, तो I बाई एम आर स्क्वायर इज 2/5. तो हो गया 5/14 G. नेक्स्ट A solid cylinder of radius r is free to rotate about its axis which is horizontal. A string is wound and a mass m is attached. ठीक है, its speed at that instance is, ये mass हो गया m. तो ये नीचे जाएगा, ये मास h हाइट नीचे करेगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगा mgh, और इस मास की ट्रांसलेटरी एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर और सिलेंडर की रोटेशनल एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. राइट, इसको कन्वर्ट कर लो, हाफ एम वी स्क्वायर आई. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर इज एम आर स्क्वायर बाई 2, ओमेगा स्क्वायर इज वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. सो दिस इज एम जी एच इज इक्वल टू 3/4 एम वी स्क्वायर. तो वी इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर. ठीक है, V इज इंडिपेंडेंट ऑफ R. डन. ठीक है, बाकी जितने बचे हैं वो आप कर लेना. इस पेज तक तो मैंने कंप्लीट कर दिया है ना, ये 17 तक ही थे ना, 19 भी है. A solid sphere of mass 2 kg roll down its rotational energy on reaching the foot of plane. टोटल एनर्जी कितना? टोटल एनर्जी mgh. अभी पीछे निकाला था रोटेशनल एनर्जी उसका 2/7. अभी कैलकुलेट किया था, रोटेशनल एनर्जी कितना होता है 2/7. तो मास कितना 2 g 10, हाइट 7 into 2/7, that is 40 joule. ओके, डन. राइट, 23 तक तो मैंने सारे करा दिए, उसके बाद बाकी भी आगे काफ़ी करा रखे हैं, है ना. बाकी के कंप्लीट कर लेना. ओके, सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास क्या है? लोकेशन. ठीक है, ऑफ ए पॉइंट जहाँ पे पूरे मास को कंसंट्रेट करें. ठीक है, सेंटर ऑफ मास जहाँ पे पूरा मास कंसंट्रेटेड एज्यूम कर सकते हैं. ठीक है, सेंटर ऑफ वेट या सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास सेम पॉइंट होते हैं. सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास सेम पॉइंट होते हैं. फर्क दोनों में क्या है? सेंटर ऑफ मास हमेशा होता है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी तभी होता है जब ग्रेविटी होती है, क्योंकि वेट का कॉन्सेप्ट है वो ग्रेविटी के साथ एसोसिएटेड है.
अगर ग्रेविटी है तो वेट है, अदरवाइज वेट नहीं है, राइट। तो सेंटर ऑफ मास में पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, अगर कोई भी बॉडी है, कोई भी रेफरेंस पॉइंट, ये रेफरेंस पॉइंट कहीं भी हो सकता है, ठीक है, विद इन बॉडी, आउटसाइड बॉडी और समवेयर, ये सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है। सो दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास आर। एंड डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, इनके पोजीशन R1 R2 ऐसे हैं, ठीक है, masses M1 M2, so then position of center of mass will be what? M1 R1 plus M2 R2 plus and so on divided by M1 plus M2 plus and so on, ठीक है। Then velocity of center of mass क्या है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, that will be the velocity of center of mass। तो velocity of center of mass is m1 v1 plus m2 v2 plus and so on upon m1 plus m2 plus and so on। And similarly acceleration of center of mass m1 a1 plus m2 a2 and so on upon m1 plus m2 plus and so on। अब हमें अगर कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं सेंटर ऑफ मास के, तो कोऑर्डिनेट्स भी वैसे होंगे, लाइक अगर मासेस के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 x2 y2 z2 है, तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस एंड सो ऑन। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट हो जाएगा m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस एंड सो ऑन अपॉन m1 प्लस m2 प्लस एंड सो ऑन। एंड इसी तरह से z कोऑर्डिनेट हो जाएगा m1 z1 प्लस m2 z2 प्लस एंड सो ऑन अपॉन m1 प्लस m2 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, हो गया। एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, इसमें कोऑर्डिनेट्स भी आपको कैलकुलेट करने हैं और पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी कैलकुलेट करना है। ये x, ये y, ठीक है, ये तीन मासेस एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पे, तीन मासेस इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पे, ठीक है, 1 kg 3 kg एंड 2 kg एंड साइड ऑफ द ट्रायंगल इज 2 मीटर। ठीक है, इसमें सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। m1 1 m2 2 m3 3। कोऑर्डिनेट्स ऑफ 1 kg मास x1 0 y1 0 बिकॉज ऑरिजिन में है। x2 इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये मीडियन होता है तो ये हाफ हो गया, तो x2 इज इक्वल टू 1 एंड y2 मीडियन इज √3/2 ऑफ साइड, so that is √3/2 of side, so that is √3। now x3 2 y3 0। ठीक है, इसको वैल्यूज प्लेस कर दो, तो x कितना हो गया m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, 2 and 6 8 8/6 that is 4/3। y coordinate y is equal to m1 y1 plus m2 y2
प्लस m3y3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। तो ये 0, ये 0, ये 3 2 6, तो 1/√3। राइट, क्लियर? ओके, ये 3 masses हैं, 2 kg, 4 kg and 3 kg, 2 meters from each other. Find position of center of mass from 4 kg mass. Find position of center of mass from 4 kg mass. जिससे हमें निकालना होता है ना, उसको ऑरिजिन ले लो, ठीक है? तो ये 1, m1 कितना 4, x1 0, m2 वो ले लो 3, तो x2 कितना 2 एंड m3 2, तो x3 कितना -2, ठीक है? जिससे निकालना है उसको ऑरिजिन ले लो हमेशा, ओके? राइट, नाउ बाकी फिर कैलकुलेशन करो, तो x इज इक्वल टू कितना 4 × 0 प्लस 3 × 2 प्लस 2 × -2 upon 4 plus 3 plus 2. So this is 6, 4, 2, 2/9 meter. ठीक है? Right? Sure. दो क्वेश्चन कर रहा हूँ that is related to section for the moment of inertia as well as for the center of mass. Okay? Center of mass of section. ठीक है, ये सेगमेंट कह लो। ये मान लो एक डिस्क है, डिस्क m मास r रेडियस, इसमें से एक डिस्क ऐसे काट दी r/2 रेडियस की, ठीक है? एक डिस्क ऐसे काट के निकाल दी, तो बाकी जो पोर्शन बचा उसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। बाकी जो भी पोर्शन बचा उसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है, ठीक है? देखो ये सिमेट्रिकल सिस्टम है, सिमेट्रिकल सिस्टम है तो जो बचा उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं होगा, ठीक है? राइट, ये O1, और जो हमने निकाल दिया उसका सेंटर ऑफ मास तो मालूम है कितना, ये O2, और जो बचा और जो निकाल दिया जब वो कंबाइंड थे तो उनका सेंटर ऑफ मास था ये O, ठीक है? तो नाउ यू हैव द टू मासेस M1 M2, इस M2 का सेंटर O2 था और M1 का सेंटर O1 था, और दोनों का मिला के सेंटर O है, ठीक है? द पोजिशन नोन टू अस इज दिस इज r/2, ओके, एंड दिस इज x जो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है? राइट, नाउ अब हमें चाहिए मासेस M1 M2 के, ठीक है? ये हाफ रेडियस है, हाफ रेडियस है तो रेडियस हाफ, तो एरिया 1/4, रेडियस हाफ हो गया तो एरिया 1/4 हो गया, सो मास m/4, क्योंकि डिस्क है, हाफ एरिया तो हाफ मास, 1/4 एरिया तो 1/4 मास, तो इसका मास m/4 हो गया,
तो m2 इज इक्वल टू कितना, m/4। तो m1 कितना बचा, m2 m/4, तो m1 m माइनस m/4, दैट इज 3m/4। इतना समझ गए, राइट। अब इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। ऑरिजिन कहाँ पे लेना है वो देख लो, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो, ठीक है। चलो यहाँ पे ले लेते हैं। तो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस हो गया x, m1 3m/4, ये तो ऑरिजिन पे, प्लस m2 m/4, किस डिस्टेंस पे, x प्लस r/2 अपॉन दोनों का सम m/4 प्लस 3m/4, तो ये m आ जाएगा। नाउ x इज इक्वल टू m/4 x प्लस r/2 अपॉन m, कैंसिल, तो 4x इज इक्वल टू x प्लस r/2, ये इधर गया 3x हो गया, सो 3x इज इक्वल टू r/2, देन x इज इक्वल टू r/6। इस तरह से सेक्शन का सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, ठीक है। एंड दिस कैन बी अप्लाइड टू एनी सिचुएशन एट ऑल, आपको थोड़ा सिमेट्री देखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लो मेरे को एक स्क्वायर दिया, इसी स्क्वायर के 4 पीसेस हो जाते हैं, इसमें से एक पीस काट के निकाल दिया, बाकी का निकालना है सेंटर ऑफ मास। तो सिमेट्रिकली देखो, ये ऐसे लाइन के दोनों साइड आइडेंटिकल हो तो वो सिमेट्री देखते हैं। तो सेंटर ऑफ मास बाकी पोर्शन का कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ कहीं पे लाई करेगा, ठीक है, राइट। इसका मास यही बिल्कुल जैसे वो निकाल दिया वो वाला हो गया, और ये जो बचा वो हो गया, और दोनों का मिला के कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, राइट। करना कैलकुलेट, साइड ए मास m, राइट। देखो एक मिनट, यहीं पे मार्क करते हैं, ये इसका सेंटर O2, ये इसका सेंटर O1, और ये कितना O। पूरा मास अगर m तो इसका मास कितना m/4, तो ये 3m/4 O1 पे है एंड m/4 O2 पे है, और ये कहीं है O। ये डिस्टेंस x जो हमें निकालना है, और ये डिस्टेंस कितना हुआ, ये पूरे डायगोनल के 4 पार्ट, तो ये हो गया √2a, तो डायगोनल हो गया अपॉन 4, सो दिस इज √2a अपॉन 4। अब हो जाएगा कैलकुलेट, राइट। कैसे, x इज इक्वल टू 3m/4 इंटू 0 प्लस m/4 इंटू x प्लस √2a/4 अपॉन दोनों का सम, तो कितना m, ये m कैंसिल हो गया, तो 4x इज इक्वल टू x प्लस √2a/4, so this will give you 3x is equal to √2a/4, then x is equal to √2a/12, right? समझ में आया? चलो, नाउ एक क्वेश्चन और, दैट इज सेम केस। ये एक डिस्क है, मास m, रेडियस r, इसमें से एक डिस्क काट के निकाल दी r/2 रेडियस की,
राइट। तो ये ऊपर से देखेंगे तो ऐसे दिखेगा, इसमें से ये काट के निकाल दिया, ऐसे दिखेगा। हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए अबाउट दिस एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए जो सेक्शन बचा। ठीक है, मैं उसके लिए हिंट देता हूँ आपको। पहले पूरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, फिर जो पार्ट काट के निकाल दिया उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, फिर बड़े वाले में से छोटे वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम कर दो, सबट्रैक्ट कर दो। पहले पूरी डिस्क का निकालो और फिर छोटी डिस्क का निकालो और बड़ी डिस्क में से छोटी डिस्क को सबट्रैक्ट कर दो। राइट, देखो बड़ी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, बड़ी डिस्क का वो तो mr²/2। अब छोटी डिस्क को देखो, छोटी डिस्क का रेडियस कितना है, r/2। ये इसकी सेंटर से जाने वाली एक्सिस है और मास इसका कितना है, m/4। हमें इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। राइट, ये सेंटर से जाने वाली एक्सिस और हमें इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। तो पहले सेंटर से जाने वाली एक्सिस के अबाउट mr²/2, ये कितना हो गया, 4, 4, 16 एंड 2, mr²/32। राइट, नाउ अबाउट दिस पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे तो स्मॉल डिस्क इज IC + mh²। तो IC कितना हुआ, mr²/32। मास ऑफ डिस्क m/4, h इज r/2, r/2 का स्क्वायर। तो ये तो mr²/32 हो गया प्लस 4, 4, 16, तो mr²/16। So this comes out as 2mr², 3mr²/32. Right? Now, net moment of inertia, बड़ी डिस्क माइनस छोटी डिस्क। बड़ी डिस्क mr²/2 माइनस छोटी डिस्क 3mr²/32। तो दिस इज 16 - 3, 13 mr²/32। राइट, जितना मैंने करा दिया रोटेशनल मोशन में दिस इज सफिशिएंट। इससे ज़्यादा करने की कोशिश मत करना, होगा नहीं, पहले ही बोल रहा हूँ। इससे ज़्यादा करने की कोशिश मत करना, होगा नहीं। ठीक है, फिर भाग जाओगे तुम भी, एक तो भाग गई।